न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो आप पहले से सुने थे 9th क्लास में। क्या सुने थे? न्यूटन का 3 लॉ सुने थे। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या सुने थे? थेथर लॉ। जो जैसा होता है वैसा ही रहना चाहता है जब तक कि उसको कोई कंपेल ना करे। ए जोशी भाग भाग भाग, ऐसा ना करे तो जोशी भागना शुरू। तो जब तक कोई उसको कंपेल ना करे, उकसाए नहीं मूव करने के लिए, तब तक जो जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ थेथर लॉ। ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ वही, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऐसे सुने हो कि नहीं आप लोग? हाँ, थर्ड लॉ। सेकेंड लॉ है रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब कभी भी सेकेंड लॉ बड़ी अच्छी है जी। कभी भी सेकेंड लॉ इसको मत कह देना। कई लोग बोलते हैं कि दिस इज न्यूटन्स लॉ, दिस इज नॉट न्यूटन्स लॉ। कई लोग बोलते हैं दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज नॉट ओम्स लॉ। कई लोग बोलते हैं दिस इज चार्ल्स लॉ, तो दिस इज नॉट चार्ल्स लॉ। ये ऐसी बहुत सी गंदी गंदी बातें लोग पढ़ते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, सारा खेल न्यूटन का सेकेंड लॉ पर है। अगर आप बोलोगे पिछले 25 सालों का क्वेश्चन कहां कहां से आया सर, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से अगर 13 क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 12 मानो, तो सेकेंड थर्ड लॉ से आया 26। तो थर्ड लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ से डबल है। और सेकेंड लॉ से आया 112, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड लॉ से ज्यादा क्वेश्चन आया। तो ये देखो क्यों कहते हैं ये न्यूटन्स लॉ नहीं है, कि न्यूटन का सेकेंड लॉ था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स, यहीं से लोग ये F इक्वल्स एम ए बना डाला। अब आप इसको F एक्सटर्नल फोर्स की बात करोगे तो चलो हम F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt लिखते हैं। तो P हो जाता है मास और वेलोसिटी, तो mv को आप बोलते हैं मोमेंटम। अब मानो हम dt बोल दिए, यहीं से आप क्या करोगे, सिर्फ इस पार्ट को क्या लिखोगे, m बाहर dv बाई dt। और यही dv बाई dt को लोग क्या कर देते हैं बच्चे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम माइनस जीरो। और यही आपका हो गया a। अरे v इक्वल्स यू प्लस ए टी पढ़ते थे कि नहीं? तो v माइनस यू ए टी हो जाएगा कि नहीं? तो यहां से t जैसे नीचे चला गया तो यही a हो गया कि नहीं? तो ये है डेराइव्ड फॉर्म। डू नॉट से F इक्वल्स एम ए इज न्यूटन सेकेंड लॉ। आपको कहना है दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। समझ गए कि नहीं? रेट। और यहां भी कुछ लोग गंदी गंदी बातें किए। पता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के मानो सम कांस्टेंट के आएगा और तब ये एम ए आएगा। ये तो ए है, तो के एम ए। अब कुछ इंसान क्या किया मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग कितने गंदे होते हैं। इन्होंने बोला के इज कांस्टेंट, यस अग्रीड। इन्होंने बोला व्हेन मास इज 1 kg, व्हेन ए इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं। व्हेन फोर्स इज 1 न्यूटन, सब 1 1 कर दिया तो के विल बी 1। अब कहते हैं आफ्टर पुटिंग दैट वैल्यू ऑफ के एफ इक्वल्स एम ए। अरे तूने सबको 1 1 1 करके निकाला है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब आपका इंटेंशन ही था कि के को 1 ले आना है। तो ऐसी सारी बुक में ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, जो मुझे तो समझ में नहीं आया और ना मेरे टीचर समझाया। मैं बहुत चिक चिक करता था ऐसे जगह पर कि सर आप सबको 1 1 रख रहे हैं, बट दे हैड नो आंसर, कुछ नहीं। और कुछ नहीं बोल पाए, गुरुजी हैं तो क्या बोलना है। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं है, मॉडिफाइड फॉर्म है। और ये ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ है जस्सी जैसी कोई नहीं, जे इक्वल सिग्मा ई, ये ओम्स लॉ है। ये चार्ल्स लॉ नहीं है। चार्ल्स लॉ कुछ ऐसा है, वी टी इक्वल्स V01 प्लस टी बाई 273, ऐसी बातें हैं। ये चार्ल्स लॉ है। लेकिन आपको तो कुछ भी पढ़ा दिया जाता है और आप पढ़ लेते हो। और बेहतरीन बात पता है, जब स्कूल में
टीचर बोलते हैं आपके पेरेंट्स से कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, फेल कर गया, वो ये कभी नहीं बोलते कि मैंने ही पढ़ाया था, मैंने ही फेल कराया, बस बोलते हैं आपका बच्चा पढ़ता नहीं। मैक्सिमम टाइम तो आप ले लिए थे उनका, आंख खुला आपके पास पहुंचा, जब पूरी थका डाले, मरने का कंडीशन था, आप घर भेज दिए कि आप रोकेंगे तो मर ही जाएगा, तो चलो घर जाके थोड़ा रेस्ट कर ले। तो फिर आप ही के सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल होता है तो वाई आर यू नॉट टेकिंग योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी? अग्रीड और नॉट? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आपके पेरेंट्स वैसे मुंह लटका के आते हैं स्कूल से, जैसे लगता है उन्होंने आपको दुनिया में ला के कुछ गुनाह कर डाला, एकदम अपराधी जैसा फील करते। अब प्रॉब्लम हम लोगों का है ही नहीं, प्रॉब्लम है हमें आप सिखाए कैसे। आप ठीक से नहीं सिखाओगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। हम लोग तो मासूम मासूम बच्चे होते हैं, अभी 10th दे के आ जाते हैं 11th में, आप शुरू कर जाते हो ये सब पढ़ाना। तो न्यूटन्स का लॉ जो है, देखो अभी हम लोग बात करेंगे, जिस जिस जगह पर हम हिट करेंगे कि ये ठीक से सीखो, ये ठीक से सीखो, वहीं सीखना है, वहीं ठीक से सीखना है। बाकी क्या करना है, एक रीडिंग डालना, दिक्कत हो तो मेरे से पूछना है। मोमेंटम किसको बोलते थे? मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी, इनको स्पेशली हम लोग बोलते थे लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते थे? लीनियर मोमेंटम। रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां तब एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, तो वहां एंगुलर मास यानी इनर्शिया, और आज जो पढ़े थे एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा हो जाएगा, आई ओमेगा। तो मास को क्या कहेंगे? लीनियर मास। और इनर्शिया को क्या कहेंगे हम और आप? एंगुलर मास। ठीक है क्या? फोर्स को क्या बोलेंगे? लीनियर फोर्स। टॉर्क को बोलेंगे एंगुलर फोर्स। क्या बोलेंगे? हाँ, वो फोर्स जो एंगल जनरेट कर दे। अब दो चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट होती है, ग्राफ याद रखना चाहिए। और खास करके पिछले 25-30 साल की बात करो तो वर्ल्ड के सारे एग्जाम में एक ही जगह लोग धोखा खाया, वो भी लास्ट ईयर का एक सेशन का IIT JEE था। अदरवाइज अगर आपको कोई ग्राफ नहीं आता है बच्चे, तो हमेशा इसी को टिक करो, मत देखो एक्सिस पर क्या लिखा है, ऐसा फोटो मिला टिक कर दो, यही सही आंसर है। ये अगर आज तक 1000 क्वेश्चन आया होगा तो 900 बार आंसर यही था। अब आप बोलोगे बाकी 100 बार, तो उसमें 99 बार ये था। 90 बार बोलो, 90 बार एग्जैक्टली। कहोगे बाकी 10 बार क्या आया सर, तो उसमें से 9 बार ये आया। और सर बाकी कुछ भी आया छोड़ देने का। यही, ये एकदम याद रखना चाहिए, ये फोटो मिला सीधे टिक मारना है। ऐसा बहुत सी चीजें होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। दो चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट हुआ तो ग्राफ यही होगा। ऐसा कुछ भी कर सकता है, मानो बॉयल्स लॉ बोल सकता है, पीवी ग्राफ, बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती है। पीवी इक्वल्स कांस्टेंट, तो ऐसा जब भी दो चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो ठीक है। अगर कभी भी आपसे बोले y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो ग्राफ यही खींचना है। और अगर यहां पर पावर बढ़ाने लगे तो मार लात मार लात मार लात, सेंटर में धसाते चले जाओ, सेंटर में धसाते चले जाओ, 1/x स्क्वायर 1/x एकदम सेंटर में धसाना, जब तक कि आपको ग्राफ का नॉलेज नहीं। ठीक है, बेवजह का पंगेबाजी क्यों करना है, अननेसेसरी क्यों टेंशन पालना है। तो चलो ये मोमेंटम वाली बात समझ गए, इसको मोमेंटम कहते हैं। आप किसी किसी फ्रेंड को बोलते ना कि मोमेंटम इंपार्ट करूं क्या, ठोकूं क्या तेरे को। ठीक है, अब देखिए ग्राफ जो आता है, इस ग्राफ को आप खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग फीस लेते हैं तो समझाते हैं। देखिए कैसे, ये अगर बोलते हैं मोमेंटम mv, तो हमने भी क्या सिखाया था कि व्हेन मोमेंटम कांस्टेंट, जब ये कांस्टेंट था तो ग्राफ ऐसा था। हाँ बोलो ना बच्चे, दो चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट तो ग्राफ ऐसा। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि P इक्वल्स mv में m कांस्टेंट, P इक्वल्स mv में कर, इसको भूल जा, तब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ यही। अरे याद करो ना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यही तो होता है। ऐसे यहां पर बोल रहा है P इक्वल्स mv में इस बार v भूल जा, तो फिर वही y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ याद करो ना। तो ग्राफ से कभी नहीं डरना है, ग्राफ से कभी, अगर लीनियर रिलेशन है तो डायरेक्ट यही ग्राफ होगा।
और इनवर्सली है तो ये वाला होगा, इनवर्सली है तो ये वाला होगा। ठीक है, ठीक। अभी बच्चा खुश होके बोला सर यही वाला क्वेश्चन आया था। ठीक। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? थेथर लॉ। क्या बोलते हैं? जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। अब मानो कि मैं ट्रेन में बैठा हुआ या बस में बैठा हुआ और बस वाला ब्रेक लिया। अब ब्रेक लिया तो जो पार्ट मेरा शरीर का सीट से सटा हुआ है, कमर से नीचे वाला पोर्शन, तो वो उसका स्पीड वही है जो सीट का स्पीड। मेरा ये बॉडी फ्लेक्सिबल है, तो जैसे वो ब्रेक लिया तो ब्रेक लिया तो यानी उस बस से कनेक्टेड जितनी चीजें थी सब रेस्ट में आया। मेरा ये अपर फ्लेक्सिबल बॉडी छोड़कर ये मूवमेंट में ही था और आपने ब्रेक ले लिया तो ये भी आगे ही जा रहा था और सामने वाले सीट पर ठोक दिया मैं, मेरा दांत झड़ जाएगा। तो यानी ब्रेक लेते ही ये अगला पोर्शन ऐसे इसीलिए झुक रहा है। समझ गए क्या? अब मोटर बाइक पर कोई बैठा हुआ है, पता चला मोटर बाइक चलाने जानता है क्या? अब पीछे में कोई सुंदर हीरोइन बैठ गई, ये बचवा हुर्र कर दिया तो हीरोइन ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ये पोर्शन जो सीट पर रखा हुआ है कमर से नीचे वाला पोर्शन, तो उसका एक्सलरेशन हुआ, इसका नहीं हुआ। ये तो अभी रुका हुआ था, रुका ही हुआ रहा और ऐसे कर दिया गया, नीचे का पोर्शन कोई पकड़ के खींच रहा है तो ये वाला पोर्शन है सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये फ्लेक्सिबल है इसलिए सब बिहेव कर। तो ये सब बातें आप समझते हो। यहां भी देखो ये चीजें एक बार जरूर पढ़नी चाहिए ढंग से, ये रीडिंग डालना चाहिए। इसको पढ़ने से पहले मैं क्या बोलूंगा, मानो सीलिंग में कोई धागा लटका हुआ सपोज करो, और यहां मानो सरस्वती पूजा का फंक्शन करना है, इसी हॉल को डेकोरेट करके पूजा करना है, तो आपसे बोला गया वो जितने भी सुंदर बना सकते हो ये सब उखाड़ पुखाड़ दो, सबको आप करना शुरू कर दो। तो सब आप करना शुरू किए। अब वो धागा कह रहे हैं कि हटा दो हटा दो, तो आप क्या किए? दो टाइप का स्टूडेंट, एक नॉन साइंस वाला टक से खींचा और एक साइंस वाला धीरे से खींचा। टक से जो खींचा तो यहीं से टूट जाएगा रस्सी, क्योंकि आपने समय ही नहीं दिया फोर्स को, मोमेंटम को जो भी ट्रांसमिट होने का। टक से जर्क मारा तो यहीं टूट जाएगा, फिर इतना टुकड़ा बचा, फिर ऐसे किया यहीं से टूट जाएगा, और दूसरा धीरे से खींचा तो वहां जड़ से टूटे। अरे वो स्टोरी सुने होंगे जरासंध वाला, भीम वाला, तो भीम साहब क्या किए होंगे? धीरे धीरे पैर पकड़ के उखाड़े होंगे कि यहां जड़ से उखड़ गया होगा, ऐसे खींच लेते तब तो वो जहां पायल पहनाते वहीं पोर्शन से टूट जाते। तो धीरे धीरे किसी को भी अगर उखाड़ना है हाथ पैर, धीरे धीरे, समझ गए कि नहीं? थोड़ा घुमा घुमा के, ताकि समय दो फोर्स को वहां एकदम पहुंचने का, ट्रांसमिट होने का, उसके बाद खींचो। चलो ठीक है, अब हम लोग यहां से बात करते हैं। अगर हम बॉल से शीशे को मारे, पेट दर्द कर रहा है तो बॉल अगर कुछ हो रहा है क्या, उसको बोलो ना, तो रेस्ट कर ले जाके। बगल वाली बोल रही है, हम भी नोटिस किए, रेस्ट कर लो, उधर जाके सोफा पे लेट जाओ। ये रिकॉर्डिंग तो ऐसे भी मिल जाएगा, आप जाके रेस्ट कर लो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ मूर्छित मत हो जाना, और अगर ऐसा हो गया तो कार मेरी लगी है, मैं तुरंत पहुंचा दूंगा एम्स। ठीक है? हाँ, अभी अभी जीवित रहना बच्ची, प्लीज। पास करके वहां जाना है, इलाज करना है लोगों का। ठीक है, सुनो, अगर मैं एक रबड़ के बॉल से किसी शीशे पर मारा तो वहां टाइम ज्यादा मिल गया। देखो, रबड़ का बॉल कॉम्प्रेस होगा, फिर थोड़ा बाउंस बैक टाइप का रिलीज होगा, इतना समय मिल गया। और अगर आयरन का बुलेट से मार देते, वो समय ही नहीं दिया, फाइन होल करके निकल जाएगा। ये समय दे दिया, टकराया और यहां पूरा स्प्रेड होने का, क्रैक। अब सुनते हैं, a bullet fired on a window pane makes a clean hole through it, while a stone breaks the whole window because the bullet has a speed much greater than the stone. मोमेंटम जबरदस्त। अब जरा सोचो, बुलेट का हमको क्या चाहिए? किसी को मार, मतलब ज्यादा दूर तक ट्रेवल करे बंदूक से निकल के, तो ज्यादा दूर चाहिए तो उसका मास कम कर दो ना।
तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अरे दो चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो आप कहोगे कि सर वही मशीन उसीन सेम लगा हुआ है सर, तो अगर मास बढ़ा दे दोगे सर तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, और मास कम रहेगा तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। अब जब देखो कई बातें हैं कि आप कील को पानी में डालते हो, डूब जाता है, वो जो है जहाज तैर रहा होता है, यहां से बहुत से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। देखो तो क्या करे, व्हाइल स्टोन ब्रेक्स द होल विंडो, क्यों भाई, सो इट्स टाइम ऑफ कांटेक्ट। एक केस में क्या हो रहा है कि बुलेट हैज स्पीड मच ग्रेटर देन द स्टोन, so its time of contact with glass is small. So in case of bullet, the motion is transmitted only to a small portion of the glass in that small time. Hence a clear hole is created in the glass window. सारा खेल टाइमिंग का, आप टाइम दोगे तो रस्सी में खींचूंगा वहीं से टूटेगा, टाइम नहीं दिए तो यहीं पास से टूट जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? आप टाइम का पूरी बातें करो, एग्जाम में भी टाइम ही है। Hence a clear hole is created in the glass window, while in case of ball the time and the area of contact is large during this time, इसलिए वहां बुलेट का एरिया भी कांटेक्ट वाला कितना नुकीला बनाया जाता, नुकीला रहता है कि नहीं, इतना मोटा भी बुलेट रहा यहां एक नुकीला से कर देगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एरिया वहां ज्यादा ना हो जब एग्जर्ट कर रहे, ठीक है क्या, एग्जर्ट कर रहे तो एरिया ज्यादा ना हो। अब एरिया ज्यादा दे दोगे, मैं इसे लेट जाऊं दलदल वाले पर तो मेरा पूरा बॉडी, और अगर खड़ा रह जाऊं तो खड़ा वाला में जल्दी डूबूंगा। अरे पूरे बॉडी का लोड एकदम कुछ ही दूरी पर है, कम ही एरिया पर है, पैर के वो पोर्शन पर। हाँ बोलो ना, और मैं लेट जाता तो पूरा फैल गया, उतना वेट सब जगह फैल गया है, तो वो एरिया भी ध्यान रखना है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम द मोशन इज ट्रांसमिटेड टू द इंटायर विंडो। ठीक है, और देखिए यहां ये समझ गए बच्चे कि अगर आप तेजी से खींचोगे तो ए का वहां जड़ से तोड़ सकते हो, और धीरे धीरे नहीं, बी से ही टूट जाएगा, और धीरे धीरे खींचे तो ए के जड़ से, समझा कि नहीं, ए वाला पॉइंट से टूट जाएगा। ए समझ में आ जाए तो हाँ करने का है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद ये पोर्शन बस रीडिंग डालना है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये रीडिंग डालना है। अब यहां देखो क्वेश्चन आप आराम से आंसर दे दोगे। When a bus suddenly takes a turn, अगर टर्न लिया अचानक, the passenger are thrown outward because of what? Inertia of motion, मूवमेंट है, मूवमेंट है, और जड़क तो फील कर रहा है, लोग सोच रहे हैं कि हम रेस्ट में ही रहते, अचानक ऐसा कर लिया, तो यही करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन का इनर्शिया। ठीक है क्या, ओके। यहां देखो नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी through a constant velocity throw a ball vertically up into the air। ऐसे अगर हमारा एक्सेलरेशन नहीं ऐसे फेंका तो यहीं गिरेगा, फेंका तो यहीं गिरेगा, हाँ बोलो। और अगर मैं एक्सेलरेशन में हूं तो पीछे गिरेगा, सिखा दिया था जूता वाला। और अगर मैं ब्रेक ले रहा हूं तो वो आगे गिरेगा। ये बताए थे क्या जूता वाली बातें? हाँ, शूज नहीं बोले थे, फैन के ऊपर आता है ये, हाँ वही वही। इस बार ट्रेन नहीं, कार है। हाँ ठीक है ठीक है, और नीचे वाला में सारा माल मटेरियल क्या, ठीक। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ बच्चे, आप इसको नहीं कहोगे ना कभी, दिस इज डेराइव्ड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, समझ गए कि नहीं, मॉडिफाइड फॉर्म, कभी इसको मत बोलना न्यूटन सेकेंड लॉ। ये अब समझ गए वो एक्टिंग क्यों की है, ताकि सेकेंड लॉ दिमाग में चिपक जाए, है ना। फट से बोला अरे सर वो तो थर्ड लॉ है, क्वेश्चन सब तो अब आप कर लोगे। मैं यहां से एक चीज ये भी कहना चाहता हूं, देखो अगर आप ये भी सीख जाओ तो अच्छा ही लगेगा, मुझे ज्यादा अच्छा लग सकता है। अभी हाल में बोल रहे थे ना, उसको छोड़ा उसको तोड़ा, याद है? तो अब अगर मैं F इक्वल्स dp बाई dt लिखता हूं, प्रोपोर्शनल नहीं लिखता हूं अभी, और सर यहां से हम P के जगह mv लिख देते हैं, तो आपको पता है गुरुजी यहां से क्या हो जाएगा, m को छोड़ा v को तोड़ा, v को डिफरेंशिएट किया, और अगर v को छोड़ा m को तोड़ा, तो एक्चुअली यही है मेन फार्मूला, यही है। अब जहां मास कांस्टेंट रहता है
4 किलो का गाड़ी है, 4 ही किलो का रह गया, तो तब ये पोर्शन 0, तो आप यही F इक्वस एम ए पढ़ते। मानो कोई कन्वेयर बेल्ट है, मैं यहां सेंड गिरा रहा हूं, या मानो इस पर वीआईपी डाला और ये वीआईपी एयरपोर्ट पर वहां चला जाएगा, तो उस केस में क्या हो रहा है बच्चे बताओ, यू आर चेंजिंग द मास, तो ये होगा। अरे मैं इस कन्वेयर बेल्ट पर मानो गिरा रहा हूं सेंड 4 ग्राम पर सेकेंड, तो वहां डीएम बाई डी टी दिया है 4 ग्राम पर सेकेंड, तो आप ये फॉर्मूला, और हम बोल देंगे कि बेल्ट का स्पीड कांस्टेंट, तब उस समय ये आएगा, ये नहीं होगा। तो ये समझना जरूरी है, समझे कि नहीं, कि कभी ये कांस्टेंट देगा, कभी वो देगा, दोनों पर वो बात नहीं करते, दोनों पर बात नहीं करते, ठीक है। जिसको पापा मम्मी को मैसेज करना है कर लो, आज मैं मैथ्स आज के बदले कल 2 लेक्चर लूंगा लगातार, ठीक है, कल 2 लूंगा। अब ये सारे वही है बच्चे, मास वेलोसिटी, ये दिख रहा होगा, इसमें कहीं कोई नई बातें नहीं है, कहीं कोई नई बातें नहीं, वो वही फार्मूला है। दिक्कत होगा तो हम बताएंगे ही बताएंगे। फोर्स के बारे में, फोर्स तो आप आए दिन लगाते रहते हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या बात करना है बच्चे, मेन तो समझना है डायरेक्शन फोर्स का, किधर से लग रहा है, कौन सा नॉर्मल है, किधर टेंशन फोर्स है, पुल्ली क्या है, यही सब ठीक से समझना। वो सब समझने के बाद आप क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। ये जो है ना, आप सिंपल सिंपल बातें लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो पढ़ लेना, और इसको तो आप इतना पढ़ चुके हो, इस पर तो हम बहुत डिटेल पढ़ा दिए, इस पर भी डिटेल पढ़ा दिया कि नहीं, हाँ बोलो। और डायमेंशन कभी भी निकालना है ना बच्चे, तो फार्मूला से ही निकालना पड़ेगा। जैसे मुझे कोई बोल जाएगा कि मोमेंटम का डायमेंशन बताओ, तो मैं एम वी लिखूंगा, एम को लिखूंगा के जी, वी को लिखूंगा मीटर पर सेकेंड, के जी के लिए एम, और उधर मीटर पर सेकेंड के लिए एल टी -1। नहीं समझे क्या? मुझसे अगर आप बोलोगे कि एनर्जी का यूनिट बताइए, तो जूल। एनर्जी का डायमेंशन बताइए, कोई भी एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, तो मैं कोई एक फार्मूला याद करूंगा, हाफ एम बी स्क्वायर या एम जी एच या एफ एस। मानो हम एफ एस याद किए, तो एफ है एम ए, एफ क्या है बच्चे, एम ए। ये देखो यूनिट एंड डायमेंशन ये सब पर ठीक ठाक रहना चाहिए। मुझे कैसा भी एनर्जी आप बोल गए ना, तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी के लिए कोई भी अपने से फार्मूला सोचूंगा। वो एम जी एच कह दे हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, अलग अलग चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हम टेंशन नहीं लेंगे। हम कहेंगे मेरे को एक एनर्जी पता है एफ एस, एफ को लिखेंगे मास इंटू एक्सलरेशन, और यहां से एम को बोलेंगे के जी, एक्सलेशन को बोलेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक और एल हो गया, हो गया यही। हमको हरदम इजी लगना चाहिए, समझ गए। कोई बोला कि इंपल्स का बता, और पता है कि इंपल्स का हमको कुछ नहीं पता है, डायमेंशन नहीं पता है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, एफ इक्वल्स डी टी वाला बोलते हैं ना। इंपल्स के लिए क्या बोलते हैं बच्चे, नहीं बोले थे डीजे वाले बाबू जरा गाना चला दो, तो इंपल्स उसी को तो कह रहे होते हैं। आप ये क्या करते हैं, v इक्वल्स यू प्लस ए टी में m से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा एम वी माइनस एम यू इक्वल्स एम ए टी, एम ए टी। यही आपका है चेंज इन मोमेंटम, यही है एफ डेल्टा टी, इसको टी को डेल्टा टी कहो, एंड दिस इज योर इंपल्सिव फोर्स, अ वेरी लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल। डेल्टा को देख के एफ को बोलोगे बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ा फोर्स, क्योंकि डेल्टा का मतलब है कम, डेल्टा का मतलब क्या हो गया, बहुत छोटा का बात करते हैं। तो अगर टाइम कम करोगे तो फोर्स बहुत बड़ा हो गया, यानी बॉल उधर से आ रहा था, आप सीधे स्ट्रेट ड्राइव किए, 6 लगाए, तो कम समय में लार्ज फोर्स अप्लाई किए, तो इसी को आप बोल जाते हैं इंपल्सिव फोर्स। और ये पूरे को क्या बोलते हैं बताओ तो, इंपल्स। इसका दूसरा नाम बताओ तो, टाइम इफेक्ट। क्या याद रहेगा, टाइम इफेक्ट या इंपल्स। अब आप कहोगे कि ठीक है सर,
अभी ना हम बहुत उड़ा उड़ा के पढ़ा रहे हैं, उड़ा उड़ा के नहीं मतलब काम की बातें केवल कर रहे हैं, तो थोड़ा हाथ बंधा हुआ है। तो इम्पल्सिव फोर्स इनटू टाइम, अगर पूरे को इम्पल्स बोला और इसका कोई बोल गया यूनिट बताओ, डायमेंशन बताओ, ये सुन, इसका यूनिट बता इम्पल्स का। इम्पल्स या टाइम इफेक्ट का बता। कभी यही कैंप में एक कोचिंग इम्पल्स नाम से होता था, मैं बोला बंद जरूर होगा, सुने कि अब यहां से चला ही गया, पता नहीं किधर गया, नहीं जानते, कुछ भी नाम रख देता है। उसके डायरेक्टर से बोले जरा बता तो दे कि क्या क्या इसका है, कुछ नहीं पता था यार, पता नहीं क्या पढ़ाते था। तो इम्पल्स और टाइम इफेक्ट के बारे में अभी सुनते हैं कि इस पूरे को इम्पल्स या टाइम इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर आप चाहोगे यूनिट क्या बोलोगे, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, चाहे इधर से बोल जाओ चेंज इन मोमेंटम से, या इधर से न्यूटन सेकेंड, अरे इधर से क्या बोल जाओगे, न्यूटन सेकेंड। अब मैं चाह रहा हूं कि दोनों से डायमेंशन लिख के दिखाता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे यूनिट एंड डायमेंशन नाम का कोई चैप्टर पढ़ना है, ये फील ना हो जाए। तो देखो केजी के लिए क्या लिखोगे, एम। अब मीटर पर सेकेंड के लिए क्या लिखोगे, एल टी माइनस वन। अरे हाँ बोलो ना। यहां न्यूटन के लिए क्या लिखोगे, एम ए। न्यूटन के लिए क्या लिखोगे, एम ए, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू एक और सेकेंड। बताओ बच्चे ये टी टू द पावर माइनस वन हो जाएगा कि नहीं, टी टू द पावर माइनस वन हो जाएगा। उधर उधर उसको बोल देना है था, ठीक है ठीक। तो ये समझ में आ रहा है ना कि कुछ भी ऐसा आप कर सकते हैं, अपने से कर सकते हैं, ठीक। ये सब अपने से निकाल लेना, ये सब के लिए। इससे पूछूं, तू अपनी बीवी को बोला न्यूटन, अब बीवी दौड़ाई मारने के लिए, तो क्यों दौड़ाई, क्योंकि एक न्यूटन बराबर 1,00,000 डायन, तो तूने 1,00,000 बार डायन बोल दिया उसको, तो बीबी दौड़ाई, समझे। तो 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन इक्वल 10⁵। देखो ये सब पढ़ा लिखा है, ये समझ गया कि एक बार दौड़ाई थी। अच्छा नहीं, हमने तो बताया बच्चे, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आपको याद रहा, इंपॉर्टेंट ये बताते तो सबको है डेली कुछ ना कुछ, याद रहेगा तो मेरे चहेते बच्चे आप। यहां से ये भी बता दिए थे कि नहीं, बोलो। अगर आप कहोगे अभी तो बताए थे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ अभी बताए थे, मुझे भी याद आ गया, ठीक है। चलो, अगर आप नया वाला जैसे मानो कि मैं अपने स्टाफ को ज्यादा बात नहीं कर पाता हूं, उससे क्या होता है, एक डर पैदा होकर रहता है, ज्यादा बात करूंगा सिर पे चढ़ जाएगी। तो न्यूली ज्वाइन किए रहते हैं ना कोई स्टाफ, मानो न्यूली डायरेक्टर बने आप, तो न्यूली इलेक्टेड लोगों में ग्रेविटी मेंटेन नहीं कर पाकर रहते, किसी से हाई कर लिए, अरे नहीं बात करोगे ऐसे लोग डरेगा, सामने आया बेवजह का नहीं देखना है, देखा तो नजर में एकदम आंख में खून उतर आना चाहिए ताकि डर जाए, अदरवाइज नहीं देखना है, नजर नहीं मिलाना है, खुद ही डरा रहेगा सर गुस्से में। तो न्यूली लोग ग्रेविटी मेंटेन नहीं कर पाते। तो न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल बहुत छोटा है, ग्रेविटेशनल बहुत छोटा है, समझ गया कि ग्रेविटेशनल बहुत छोटा है, ठीक। तो न्यूली इलेक्टेड लोग ग्रेविटी मेंटेन नहीं कर पाते, ग्रेविटी बड़ा एकदम बेकार टाइप का। चलो, जो अभी आप क्वेश्चन दिखा रहे थे वो यही था, 6π∗RV टर्मिनल वेलोसिटी, कि एक खास वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है कुछ देर गिरने के बाद, उसी से रिलेटेड बात कर रहे थे। और ये हम लोग पढ़े थे क्यों बे भूत, आई लव भूतनी, यही बोले थे क्या, हाँ बोलो। ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आप जानते हो। अभी हमें बस रिवीजन कराना है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है। ये आप क्या जानते हैं, यहां पर फोकस, यहां पर फोकस, ये मानो कृष्णा जोशी का एक आंख, यहां दूसरा आंख, और अभी इसकी बात ना करना। तो ये कृष्णा जोशी अजीब सा देख रहा है, अच्छा ये ब्राह्मण है तो तिलक भी लगा था।
चुटिया भी बना दो। ठीक है, अब तो सर मजा आ रहा है। ठीक, ये वहां बाहर जाके यहाँ नीचे में लिखेगा एसके सिंह। यहाँ देखो न्यूक्लियस है, तो ये क्या करोगे बच्चे, इसके बीच में कूलम फोर्स, तो आप यहाँ कहोगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो न्यूक्लियस के बारे में अल्फा पार्टिकल सब, ये सब आप लोग पढ़े हो पहले से। अभी बहुत ज्यादा ये अलग अलग चैप्टर होंगे, ये अलग अलग चैप्टर होंगे, हम लोग वहां पर बात कर रहे होंगे ये। ठीक है, तो अभी इस जगह पर नहीं खो जाना है, यहां खो जाएगा तो लॉज ऑफ मोशन खराब हो जाएगा। अब ये सुनो, नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स और कॉन्जर्वेटिव फोर्स। कॉन्जर्वेटिव फोर्स और नॉन कॉन्जर्वेटिव अभी थोड़ा याद कर लिया जाए, अगला चैप्टर जो होगा वर्क पर एनर्जी, वहां डिटेल में सीखा जाए क्या है। कॉन्जर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो आ जाए, यहां से गया और आया, अगर वर्क डन जीरो हो गया तो जो फोर्स यूज कर रहे थे वो कॉन्जर्वेटिव फोर्स था। ठीक है, और अगर यहां से गया और आया और वर्क डन जीरो नहीं हुआ तो वो नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स था। तो यहां केवल याद कर जाओ, सारे फील्ड फोर्स कॉन्जर्वेटिव फोर्स। तो आपके सिलेबस में 3 है, चौथा तो आपका पर्सनल है, तो 3 है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। एक आपका फील्ड होता है, इधर उधर जो रोड पर आप देखते हैं लोगों को, पर्सनालिटी ऐसा ऐसा करके जाते हैं वो। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, चाहे फ्रिक्शनल बोलो या विस्कस फोर्स बोलो चलेगा। अरे मैं ऐसा किया तो एयर पार्टिकल मेरे मुंह पर रगड़ा मारा कि नहीं, ठीक है, तो आप समझ जाओ वो सारा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ऐसे करके देख। अच्छा, तो रोड पर चलते ऐसे करोगे तो लोग सोचेंगे कि अच्छा फ्रिक्शन ट्राई कर रहे हैं। अब यहां से मामला थोड़ा गर्म हो जाएगा, अब हमें बारीकी से चीजों को सीखना है। नहीं तो अच्छा, ये सब ऐसा चैप्टर है बच्चे कि पूरी फिजिक्स हिला डालता है। अगर नहीं समझा कोई भी चीज है तो ये आगे जब दोबारा मिलेगा आपको कष्ट देगा, इसलिए बेहतर है कि सब चीजें सीख ही लिया जाए। यहां देखो, कोई बॉडी यहां रखा हुआ है किसी सरफेस पर, तो ये सरफेस पर mg फोर्स लगा रहा है और सरफेस भी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, दोनों में से कोई कम नहीं, दोनों बदतमीज। अगर एक कोई मजबूत होता तो वो अपनी और बॉडी को लेके उड़ जाता या धंसा देता, अगर mg बड़ा होता तो अंदर जमीन में जा रहा होता। तो कोई बच्चा बोरवेल में गिर जाता है तो यानी mg डोमिनेट कर गया। अरे आए दिन इंडिया में यही सब खबर आते रहता था, आजकल अब थोड़ा कम आ रहा है। बड़ी परेशान हम लोग रहते थे कि पता नहीं किधर क्या हो रहता है। और ये आप भी कई बार न्यूज सुनेंगे, एक दिन से खुदाई चल रहा है, बचवा निकालने का कोशिश हो रहा है, ऐसे सुनते होगे। इतनी इरिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया में दिखा है पिछले 10 सालों में, जाने कितने न्यूज में यार, कितने का न्यूज ही नहीं बना, दबा लिया गया। तो यहां देखो दोनों इक्वल है, तो अगर कोई बोरवेल में गिरा तो mg ज्यादा है। कोई आदमी उड़ जाता, अरे कोई टीवी सीरियल आता था इससे कर देता था, तो वहां पर रिएक्शन फोर्स अगर बड़ा हो जाए, मानो तूने ऐसा किया और इससे ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये ऐसा ऐसा वाला सरफेस है, तो एंजॉय कर रहा है, तूने mg से दबाया, तेरे को बाउंस बैक करके ऊपर फेंक दिया। होता है ना ऐसा वाला जो एंजॉय करते रहते हो कहीं भी जाकर। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं यहां भी हाल ही में बता रहे थे ना, ये mg, यहाँ अर्थ, यहाँ तेरा घर, यहाँ तेरा ससुराल, मेरा घर, आगे नहीं बोलूंगा, याद है कि नहीं। तो वो वही mg cos थीटा mg sin थीटा। अब यहाँ थीटा समझना जरूरी है क्योंकि हम बार बार यूज करेंगे और हम बोलेंगे आप जानते हैं, और आप बोल नहीं पाएंगे कि सर हमको तो याद नहीं है। तो सुनिए, अगर ये 30 डिग्री हो, मानो थोड़ी देर के लिए इसको 30 डिग्री, तो ये ऐसे खींचने पर ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा कि नहीं। अरे बोलो ना बच्चे, मैं कह रहा हूं ऐसा वाला में अगर ये 30 हो गया और ये 90 होता तो ये 60 होगा कि नहीं होगा। अब यहीं पर एक ऐसे परपेंडिकुलर खींचा जाए तो ये पूरा 90 है तो ये 30 हो गया कि नहीं। अरे बोल जा हाँ। तो ये दोनों जरूर याद रखा जाए कि सेम है सर, इसको रट जाए, जब कोई पूछे तो ऐसे एक्सप्लेन करना है,
लेकिन अभी याद कर जाए जो क्या कष्ट हो रहा है शैली को। अच्छा आज तो आप आ गई तो चर्च छोड़ के आ गई देवी, या वहां का एंगेजमेंट नहीं था, पहले हो गया काम? और वहां का टाइम फिक्स होता है? क्या टाइम होता है मुझे बताओ तो जिंदगी भर के लिए याद रख लूंगा। कितने बजे होता है? तो मतलब इन जनरल बताओ ना कि ठंड में इतने बजे से इतने बजे। 9 से अच्छा 2 बजे तक रहता है। अच्छा उसके बाद भी रहता है, और संडे को ही होता है? चलो अच्छा है, दूसरे दिन डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब वो छोकरवा बोला क्या कि हमको कुछ वर्क है, कुछ काम है, वो सुंदर वाला, उसको कौन सा काम पड़ गया? सुंदर वाला पड़ता, मुझे तो वो मृग नहीं ना दिखता है। तो देखो अब यहां से देखना, अगर मैं किसी रस्सी को पकड़ के, रस्सी थोड़ी, रस्सी का बाप है रस्सा है, तो ऐसे पकड़ के हम खींच रहे हैं, तो टेंशन हमेशा इस रूप में किधर दिखाएंगे? ध्यान दो, ध्यान दो। इस आदमी के लिए बोलेंगे तो टेंशन का डायरेक्शन ये, आदमी के लिए टेंशन का डायरेक्शन ये, और ये बॉडी के लिए ये। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? बॉडी को ये आदमी खींच रहा इधर, और हाथ को बॉडी खींच रहा उधर। तो दीज आर द इंटरनल फोर्सेस, आपसी फोर्स, अंदर ही कट मर जाएगा, डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। समझ गए क्या? इंटरनल फोर्सेस याद रखना है कभी भी। अब जैसे ये बॉडी को, बॉडी पर स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा है? इधर। आप ये चीज समझो क्या कि अगर हम बॉडी को यहां से यहां खींचे हैं, तो बताओ स्प्रिंग उधर खींच रहा है कि नहीं? अरे आपने इसे खींचा तो छोड़ के तो देखो किधर जा रही है, तो उधर ही जा रही है, तो इसका मतलब उधर खींच रहा था। अरे बोलने का, हाँ स्प्रिंग फोर्स। या हम इसको दबा दिए, कॉम्प्रेस कर दिए, तो कॉम्प्रेस किया, अब छोड़ के देखो। हम तो नहीं छोड़ के देखेंगे, यहीं लग जाएगा, तो हम ऐसे साइड आके छोड़ेंगे, इधर जाएगा, तो साइड आके छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बाउंस बैक होगा। तो बाउंस बैक होगा, तो यानी स्प्रिंग फोर्स, अगर हम लोग बात करेंगे कैसे दबा दिए, तो स्प्रिंग फोर्स इधर धक्का मारेगा। अरे बोलो बच्चे, स्प्रिंग फोर्स इधर धक्का मारेगा, ठीक है क्या बच्चे? बोलो ना, इधर धक्का मारे। तो स्प्रिंग फोर्स के लिए कई लोग ऐसी गंदी बात पढ़ाते हैं, होता ही नहीं यार, पता नहीं कौन ऐसे ऐसे लिखता है, मेरे को तो बड़ी गुस्सा उठता है। आप ऐसे मत पढ़ना, आप पढ़ना स्प्रिंग फोर्स इज नॉर्मली ऐसा होगा, ऐसा ही। तो हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं बच्चे? हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसे ऐसे चलता रहेगा। हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं बच्चे? इस टाइप का क्यों लिख के बात कर रहे हैं? क्यों ऐसा दिखा रहे हैं आपको? तो औरों के दिल को थोड़ा सुकून मिले, शांति मिल जाए। अच्छी चीजें हम वीडियो सब यूट्यूब पर नहीं डाल सकते हैं, पता चला टीचर कॉपी मार लिया। तो यहाँ क्या करेंगे कि अगर आप किसी पेन का मानो स्प्रिंग निकाले और थोड़ा खींच के छोड़ते हो, तो ये वापस यहाँ नहीं आता, एडजस्ट करना पड़ता फिर से। अगर आ जाता तब तो ये तेरा बात सही था, अगर एडजस्ट करना पड़ता है, फिर से थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो तब ये सही। तो फिलहाल आप जानो। अच्छा ये माइनस अब सिखा दूं, ये तो सब लोग पढ़ाते हैं, आप भी जानते होंगे। माइनस का मतलब क्या है कि अगर आप इधर खींचे, यानी एक्स इधर है और स्प्रिंग फोर्स उल्टे डायरेक्शन में, स्प्रिंग फोर्स उल्टे डायरेक्शन, इसलिए ये माइनस। एफ और एक्स का डायरेक्शन हमेशा उल्टा हो। फिर यहां देखो, अगर इधर दबाए तो एक्स इधर है और स्प्रिंग फोर्स इधर है, हमेशा एक दूसरे का उल्टा होगा, इसलिए वो माइनस लगा। हियर के इज पॉजिटिव कांस्टेंट, और के का नाम क्या है बच्चे? मैं नहीं पूछना चाहता हूं आपसे, कुछ भी पूछूंगा मुझे पता है तेरे टीचर का बेइज्जती सामने आ जाना है। के का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस, फोर्स कांस्टेंट, और नहीं बोलूंगा, एक 4 है।
अभी फिलहाल ये तीनों जानो। चलो अगर तू चौथा वाला अगले दिन बोल देगा मुझे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बस आप गूगल मत करना, मिलेगा नहीं। ठीक है, यानी जितना हार्ड स्प्रिंग का साइज कम होगा उतना ही स्टीफर होगा, हार्ड होगा। छोटा और के का वैल्यू आप बोलोगे बहुत बड़ा हो जाएगा के का वैल्यू सर। ठीक है, अच्छा आपको क्या पढ़ना चाहिए, तीन चीजों को तो सीरीज पैरेलल पढ़ के कमांड करके रहो। रेजिस्टेंस, स्प्रिंग और कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस, स्प्रिंग और कैपेसिटेंस। स्प्रिंग के बारे में मैं एक टेक्निक दे दूं, नहीं तो आप कहोगे कि स्प्रिंग पढ़ा है अब मुझे समझ में ज्यादा नहीं आया। देखो ये स्प्रिंग सीरीज में है, ये स्प्रिंग सीरीज में K1 K2, ये स्प्रिंग सीरीज में मानो हमने दो स्प्रिंग को लगा दिया। ठीक है, आप इस स्प्रिंग को भी सीरीज ही बोलो। प्रॉब्लम यहां आ जाता है बच्चे, जब ऐसा कोई तस्वीर दे दे आपको, ऐसा तस्वीर दे दे ना, तब प्रॉब्लम में आ जाता है कि बताओ ये स्प्रिंग कैसा है। अगर ऐसा दे दिया तो इजी है, ये ऐसा दे दिया बच्चे तो इजी है, कोई भी लोग बोल जाएगा कि ये पैरेलल में। नहीं लग रहा है पैरेलल में, है ना? तो ये किसी को भी लग जाएगा कि पैरेलल में है, किसी को दिक्कत नहीं हो सकता। ये सब आप समझते हो कि सर ये दिक्कत नहीं हो सकता है। और क्या बोलोगे बच्चे, और क्या बोलोगे? तो ऐसे कुछ एक फिगर होते हैं जो वहां पर दिक्कत हो जाता है, तो आपको एक टेक्निक बता देता हूं। जब स्प्रिंग्स ब्लॉक में घुस जाए, स्प्रिंग्स, तो सर ये दोनों यहां ब्लॉक में घुस गया तो पैरेलल। जब स्प्रिंग्स ब्लॉक में घुस जाए तो पैरेलल। डायरेक्ट बोल जाना है, ज्यादा खोपड़िया नहीं लगाना। जब स्प्रिंग्स ब्लॉक में घुस जाए तो क्या बोलोगे आप? पैरेलल। बाकी सब में सीरीज 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 बोलोगे। ठीक है, चलो ऐसे इस पर बहुत सी बातें करना है, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं। क्यों परेशान करें, आप इतने अच्छे बच्चे हो, होनहार हो। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, ओ यहां भी बड़ी मजेदार बातें हैं। आपको जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे तो केमिकल काइनेटिक्स में एक शब्द हम यूज करेंगे, लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, यहां पर ऑल्टरनेट सिंबल लेंगे, वॉवेल सब उड़ा देंगे, LMS, और यही हम वहां केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाएंगे N-1 1 - n पर सेकेंड। यानी कैसा भी देगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, करोड़ ऑर्डर, हम क्वेश्चन बिना पढ़े केवल यूनिट देख के टिक मार देंगे। नहीं तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता है तब बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर था, जीरो ऑर्डर था, क्या था। हम डायरेक्ट देखेंगे, वैल्यू उड़ा देंगे तुरंत के तुरंत। तो जरा सोचो, एन अगर 1 होगा तो केवल पर सेकेंड बचेगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूरा एक चैप्टर ही है रेडियो एक्टिविटी, वो फर्स्ट ऑर्डर है। पर सेकेंड में ही बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो अभी आप सर लामीज थ्योरम क्यों बोले सर, तभी लामीज थ्योरम हम क्यों बोले वो सुनो। क्यों बोले बच्चे वो सुन लो, इजी हो जाएगा सवाल सॉल्व करने में। मानो मैं आपको तीन फोर्सेस दे दिया, तीन दे दिया, नाम रख दिया F1 F2 F3, और इसमें से कोई एक एंगल दे दिया मानो अल्फा, और आपसे बोला कि अब बीटा या गामा बताओ, बीटा या गामा बताओ, तो दोनों तो नहीं जरूरत पड़ेगा ना, क्योंकि पता ही है कि तीसरा उतना ही होगा जितना 360 में माइनस करके आएगा। अरे अल्फा गिवन है तो बीटा गामा में से एक मिला तो दूसरा पता चल जाएगा। ठीक है, अब मानो फोर्स दिया हुआ, तो आप बड़ी जल्द लामीज थ्योरम लगा पाओगे। वो क्या होता है, कोई भी एंगल इसमें से ले लो, साइन अल्फा और इसका बैक साइड वाला फोर्सेस, तो साइन अल्फा बाय F3, कहां लिखूं बच्चे, साइन अल्फा बाय F3 इक्वल्स साइन बीटा बाय F1
इक्वल्स साइन गामा बाई, जल्दी बोलो, बाई F2, गामा बाई इसके बैक साइड वाला फोर्स। इसमें से बताओ मुझे क्या चाहिए, सारे थोड़े चाहिए, अल्फा बीटा गामा में से दो एंगल दिया, तीसरा खुद पता चल जाता। तो मैं कहना चाह रहा हूं F1 F2 F3 में से मैं देख लूंगा कौन सा वो दिया हुआ है। अगर अल्फा दिया हुआ तो मैं F3 जरूर लूंगा। अरे हां बोलो ना, अल्फा दिया तो हम F3 जरूर लेंगे। अब बीटा गामा में से कोई एक यूज करेंगे हम, F1 F2 देखकर कौन सा दिया है। अरे F2 दिया है तो हम गामा निकालेंगे, बीटा खुद निकल जाएगा। अगर F1 दिया है तो मैं बीटा लिखूंगा। अरे बोलो बच्चे, गामा खुद निकल जाएगा तब। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा फोर्स दिया हुआ है। तो ये लामिस थ्योरम आपको बड़ी इजी कर देता है। ये वही, ये ऐसा फोर्स को इस ढंग से अरेंज कर लो। अरे देखो ना F2 किधर है, देखो ना F1 किधर है, और देखो F3 किधर। तो आप क्या लिखोगे, साइन अल्फा बाय F1 इक्वल साइन बीटा बाय F2 इक्वल साइन गामा बाय F3। आप उलट पुलट के लिख सकते हो, रिवर्सिंग ऑल तो सेम ही हो जाएगा। ठीक, अब ये सब क्वेश्चन आप बड़ी जल्द ठीक लगा सकते हो, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि आज के क्लास में क्वेश्चन पर फोकस कम करें, कम ही करें। एक बार वो कॉन्सेप्ट दे दिया तो आप अच्छे से हैंडल कर लोगे। एक बार कॉन्सेप्ट देना जरूरी है, एक बार अच्छे कॉन्सेप्ट। ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इसको तो ठीक से समझ सकते हो। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है बच्चे। क्या है देखो क्वेश्चन, अ वेटलेस लैडर, ये ऐसा एक लैडर है 20 feet long, raised against a frictionless wall at an angle 60, नीचे 60 देखते जाइए, with the horizontal, a 150-pound man is 4 feet from the top of the ladder। करे वहां से 4 फीट पर एक W जहां लगा वो वहां आदमी है, D समझो एक आदमी, D कोई आदमी है ढिसुम ढिसुम करने वाला, खाया पिया लोग। A horizontal force is needed, ये कह रहा है कि जब किसी को ऐसे सीढ़ी रख देते हैं, लैडर रख देते हैं, कृष्णा जोशी को बोलते हैं चढ़ने के लिए, तो कहता है ना कि नीचे से दबाए रहिए सर नहीं तो स्लिप कर जाएगा। तो यहां पे एक फोर्स की जरूरत, फोर्स की जरूरत है। द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लिपिंग, चूज द करेक्ट मैग्नीट्यूड फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, एक तो आप कहोगे कि सर जो F है वही B पर रिएक्शन फोर्स, F इक्वल्स R2 बोलना पड़ेगा। हाँ, और सर R1 इक्वल्स W कर दीजिए सर। अगर पूरा स्थिर रहे तो क्या करना होगा, R1 इक्वल्स W कर दीजिए, ठीक है क्या। उसके बाद आप यहां पर वो सब सोच सकते हो टॉर्क के बारे में, सिंपल सिंपल बातें क्या क्या कर सकते हो जरा बच्चे बताओ तो। R2 इधर अकेला और F इधर अकेला, तो हम यहां पर कर सकते हैं क्या, एक तो आप कर दिया R1 इक्वल्स W, बोलना पड़ेगा हाँ, R1 इक्वल्स W, R1 इक्वल्स W। दूसरा क्या कर दिए बच्चे, F इक्वल्स R2। तो ये वो जो ऊपर के दोनों हैं वो लाइन समझ में आ रहा है आपको कि सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक आप सारे लोग समझते हो। उसके बाद जो जरूरत है वो टॉर्क, टॉर्क की बातें आज नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो टॉर्क की बातें करेंगे, ठीक है। टॉर्क की बातें आज नहीं करेंगे, आज आप डर जाओगे। ये एकदम क्लियर है ना कि सर इधर F इक्वल्स R2, इधर एक ही फोर्स है, इधर एक ही फोर्स, इधर एक ही फोर्स आदमी का वेट, और इधर एक ही फोर्स है ये R1, क्योंकि आप जो लैडर पर यहां जब आदमी है तो ये लैडर का यही पोर्शन ना अत्याचार कर रहा है ग्राउंड पर, ठीक है क्या। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन देखे जाते हैं, आपके क्वेश्चन में होंगे है ना, क्वेश्चन में ये डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं, और ये सब आप इतने सीख चुके हो हमसे ना कि हम क्या बोले, बहुत ज्यादा सीख चुके। एक मिनट यार, कहाँ क्या कर दिया, किधर में भाग गया तुरंत, ये वाला था।
देखो अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो मैं यहां पर सिखाना चाह रहा हूं कि आप ऑलरेडी ये सीखे थे हमसे। कैसे? इस पॉइंट के लिए बात करेंगे, टेंशन इधर, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा बच्चे। हाँ बोल जाओ। तो दिस वुड बी टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा दूसरा वाला टी साइन थीटा। अरे बहुत बार पढ़ा चुके हैं हम लोगों के बुढ़ा के बारे में, क्या कह के मरा था, याद होगा आपको। अब जरा बताओ, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना जरूरत नहीं है, तो ऐसे लिखना चाहूं तो क्या लिखोगे? टी साइन थीटा इक्वल्स एफ और टी कॉस थीटा इक्वल्स कैपिटल एम जी। जैसे डिवाइड किए तो टेन थीटा इक्वल्स एफ बाय एम जी। हाँ बोलो बच्चे, यहां से थीटा निकल जाएगा, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। और अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते तो टी स्क्वायर इंटू 1, अरे टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो टी स्क्वायर आई हैव टेकन कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है वैदेही, वैदेही ठीक है, ओके। और राइट साइड क्या हो जाएगा गुड़िया ने? नहीं, एफ स्क्वायर। मैं आप ही को देख रहा था, मेरा आंख तो सही है ना? देखना देवी, कहीं ऐसा तो नहीं एंगल उंगल चेंज हो गया आंख का? हाँ सोचो तो, मैं ऐसे इसको देख रहा हूँ और ये सोच रही कि इधर उधर देख रहे हैं। मिस्टर किम ऑफ मोहब्बतें, किम शर्मा, ऐसा परेशान कर दिए थे लोगों को। तो चलो फिलहाल वो वाला तस्वीर यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, आप कर लेना। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन ही बड़ा इजी है यार। क्या क्वेश्चन में जरा देखो तो, इफ द रो पी क्यू makes an angle theta with the vertical, then the tension in the string PQ is, tension in the string PQ is। तो आप कहोगे सर ये तो इसी लाइन से आ जाता, सर इतना काहे के लिए लिखे आप? टेंशन इज एफ बाई साइन थीटा, टेंशन इज, गुल्लू गुल्लू फोन चला रही क्या? ठीक, तो तू नीचे काहे देख रही है? इतना हैंडसम हैंडसम क्वेश्चन, इसको देख। किसी एक क्वेश्चन से शादी हो गया तो घर बस जाएगा। इधर ही देख, ये क्वेश्चन खतरनाक है गुल्लू गुल्लू, देखो इधर, गुस्से में आ जाएगी। ये मुझे बेहद पसंद है ये क्वेश्चन, आपको भी पसंद आएगा अगर मैं सिखा दिया तो, पसंद आएगा। ठीक, पसंद आएगा, आपको भी पसंद आ जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो तब आप समझोगे रीजन, तो मजा आएगा। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, बहुत प्यार से पढ़ो। फोटो पहले देख लो तब क्वेश्चन पढ़ना। फोटो में क्या दिख रहा है? एक बाल्टी है, पानी है, उसमें मास डूबा हुआ है, एक स्प्रिंग है ए, और ये भी पूरा सिस्टम रखा हुआ है कोई वेट मेजर करने वाला बी पर। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? अ स्प्रिंग बैलेंस ए, यानी ए भी मेजर कर सकता है, shows a reading of 2 kg when an aluminium block is suspended from it, तो 2 किलो बताया। Another balance B shows a reading of 5 kg when a beaker full of liquid is placed in its pan। करे अगर उसको एकदम लिक्विड भर दिया जाए, the two balances are arranged such that aluminium block is completely immersed inside the liquid। तो अगर कोई चीज पानी में डुबाते हो ना, तो हाथ में जो रस्सी पकड़े हुए हो, जितना ज्यादा पानी में डूबेगा उतना कम वेट फील होगा। हम लोग कुआं से पानी निकालते थे, बाल्टी डालते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि ऐसे बार बार ऐसे कर रहे हैं ना, तो अगर रस्सी ठीक से नहीं बंधा है तो बाल्टी खुल के अंदर, अब जब खींचते थे तो केवल रस्सी बाहर आया, तो फिर वैसे झग्गर टाइप का होता था वो, वैसे अंदर डाल के ऐसे से कि लोहे का डाले और बाल्टी में जहां फंसा पकड़ा के खींचा जाएगा, तो ऐसे करते थे वो। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आप पानी में डुबाते हो तो वेट कम फील होगा, ये ध्यान रख के चॉइस पढ़ोगे तो टिक मार दोगे आप, यही ध्यान रखे। द रीडिंग ऑफ बैलेंस ए विल बी मोर देन 2 kg, नहीं सर, रीडिंग ऑफ बैलेंस बी विल बी लेस देन 5 kg
सी में रीडिंग ऑफ द बैलेंस ए विल बी लेस देन 2 kg एंड दैट ऑफ बी विल बी मोर देन। देखो ए का कम हो जाएगा, हमने रस्सी ए वाला पकड़ा था जब कुएं में पानी भर रहे थे, हमें कम फील होता था, तो ए का कम होगा, ये कंफर्म है। और बी में क्या होगा कि आप बॉल भी डाल दियो, सॉरी वो ब्लॉक भी है पानी भी है, तो जाहिर है इसका वेट ज्यादा हो जाएगा, इसका वेट दो चीज ना हो गया, तो इसका वेट जो भी पहले 5 किलो था उससे बढ़ जाएगा। ये मत देखना है IIT का क्वेश्चन, अरे सारा बेकार टाइप का क्वेश्चन आता है। अब फिर क्या है डी में, द रीडिंग ऑफ बैलेंस ए विल बी 2 kg। अगर ए को समझ गए लेस देन 2 kg, तो बता कोई चॉइस ऐसा है जो कि कंफ्यूज भी करो आप? एक ही चॉइस है, ए का रीडिंग कम होगा, ऐसा कोई और चॉइस है? चारों चॉइस में बताओ। तो मेन चीज पता होना चाहिए। चलो एक बात बताता हूं, मानो ये शीशा है, शीशा है, अब मेरे हाथ में कैंची है, अब मुझे इसको ऐसे ऐसे काटना है पेपर की तरह, तो हम ऐसे काटेंगे तो नहीं काट पाएंगे, और अगर हम पानी में हाथ डुबा देंगे, इसको भी ले जाके नीचे पानी में, इतना नीचे में, अभी मेरे को दर्द हो रहा है, ठीक है, तो जब एकदम इतना डुबा लेंगे और तब काटेंगे ना, तो लगेगा कि जैसे एक पेपर काट रहे, कागज को काट रहे हैं हम, कई चीज इतना इजीली काट पाएंगे। आप बताना मुझे ऐसा क्यों? पर्पस समझ गए क्या कह रहा हूं? कि पानी में अगर कांच को डुबाया जाए, सपोज करो कोई कांच आप बोले ऐसा गोल हमको काटना है, कोई काम है, तो परमानेंट मार्कर से गोल बना दिए, अब पानी में डूब गए, कांच को लेके, कैंची को लेके, अब काटे तो आराम से कटेगा, इतना अच्छा फील होता है काटने में। तो नहीं डूबे तो कम से कम हाथ तो डुबा ही सकते हो जितना डूब सकता है। अरे दोनों हाथ डुबा दिया, ऐसे मुंह किए रहे, यहां तक ऐसे हाथ डुबा दिया और काट के देखना, थोड़ा प्रेशर से कट जाता है, और बहुत नीचे चले जाओगे तो इतना आराम से कटता है, इतना आराम से कटता है, बड़ी आराम से कटेगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये सब डायरेक्शन सब कैसे सोचेंगे सर, ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन कैसे सोचेंगे? न्यूटन्स लॉ में तो कुछ है नहीं बच्चे, जब तक कि आप टेंशन उनसन का डायरेक्शन ना सीख लो। अगर टेंशन का डायरेक्शन सीख गया तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं हलवा है तो क्या है, क्या है पता नहीं क्या है, हलवा है तो क्या है पता नहीं। हाँ देखो बच्चे, एकदम हलवा हलवा करते रहना, हलवा हलवा करते रहना। अब इसी को मानो 2 3 4 क्वेश्चन एक साथ डाल दिया जाए, इसको ठीक से सुनो, ठीक से सुनो बच्चे, आप बड़ी अच्छे अच्छे बच्चे हो ऐसा मुझे लगता है, ऐसा ही लगता है। देखो एक याद रखो बातें, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, प्रोवाइडेड स्ट्रिंग्स एंड पुल्लीज आर मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। कई लोग बोलेगा कि रोप का मास नहीं है उसमें लटका देगा, पुल्ली मासलेस है लटका देगा 50 किलो, अरे मासलेस है तो ला एक पुल्ली मारता हूं, गुदगुदी होना चाहिए तेरे को। तो ऐसी बहुत सी बातें इस चैप्टर में गड़बड़ करेंगे लोग, तो आप मत फंसना उनके जाल में। अब इस पूरे को हम बोलेंगे मानो एक टेंशन टी, मे बी T1 फॉर यू, T1 फॉर यू, ठीक है, और यहां पर बोलेंगे इसको T2। लेकिन मैं अभी इसी धागा को एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। मानो कि आपने सोचा कि सर यहां भी T1, यहां और इधर बोल जाओ T2, अभी हम बोल रहे हैं दोनों सेम होगा, लेकिन मानो आपकी बात हम मान ले कि सर हाउ डू यू नो दोनों टेंशन सेम होगा, तो चलो ठीक है अलग मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये T1, यहां एंगल ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, बोलना पड़ेगा हाँ बच्चे, तो यहां थीटा कर दिया, फिर जाके आप इसको भी कर जाओगे ना, देखो यहां क्या हो जाएगा, ये पूरा 90 है दोनों तरफ, तो ये थीटा, ये 30, तो ये 60, तो ये 60, तो ये भी 60, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन क्या क्या बोलते रहते थे आप, तो ये दोनों तो सेम होगा, ये आप जान ही रहे हो, ये दोनों थीटा, ये समझ में आ जाए तो हाँ बोल जाओ, समझ में आ जाए तो
हाँ बोलना पड़ेगा, समझ में आ जाए तो हाँ बोलना पड़ेगा। ठीक ठीक, समझ में आ जाए तो हाँ करना ही पड़ेगा। ठीक, अब ध्यान दो बच्चे, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, दो कंपोनेंट लिया, T1 cos थीटा, T1 sin थीटा। यहां से फिर वैसे दो कंपोनेंट लिया, T2 cos थीटा जिसके साथ एंगल बना है cos, और दूसरा sin थीटा। तो बता ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा कि नहीं, cos cos, तो T1 T2 सेम आ गया ना। अरे इधर का फोर्स इक्वल इधर का फोर्स, और कोई फोर्स है ही नहीं इस डायरेक्शन में, और कोई है ही नहीं। तो आप क्या कहोगे, T1 इक्वल T2, T1 इक्वल T2। इसका मतलब आप क्या बोल जाओगे बच्चे, इसका मतलब आप क्या बोल जाओगे कि सर आज से सेम स्ट्रिंग, डिंग 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 डिंग, सेम टेंशन। ठीक है जी, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। और ये अब दूसरा स्ट्रिंग मान लेंगे, ये अब क्या करेंगे, दूसरा स्ट्रिंग मानेंगे। तो जरा सुनना, अब हम कैसे यहां पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, बताना बच्चे अब जल्दी से हमको। हम कह रहे T1 T2 सेम, ए वैदेही इतना दिक्कत से तो आपका नाम याद किया हूं, तो ठीक, T1 T2 सेम। एक दिल की बात बताऊं, जितनी यहाँ लड़की लोग आती हो ना, आप लोग को देख देख के ना मैं ऐसा फील करता हूं कि सारे समझो 10-10 करोड़ वाली एक है। अरे पावरफुल लक्ष्मी जी बैठी हुई, ये लोग घर में जाती होगी ना, आप मत सोचो, आप वैसे नहीं, घर में जाती होगी, जैसे ऐसे हेयर करती होगी 1 करोड़ उधर गिरता होगा, फिर ऐसे गिरता होगा, ड्रेस जैसे खोलती है 5 करोड़, चल ऐसे बहुत। इन लोगों में तो पूरा एकदम वही करोड़, मतलब आप ये मत सोचो, अगर आप यही सब सोचते तो बड़ा मीन माइंडेड और रुपया पैसा ये सब कोई चीज थे। आई एम टॉकिंग अबाउट सम वैल्यू, वैल्यूएबल थिंग्स, दैट ऑरा, वो जो ऑरा है ना, वो चीज है, वो जो घर में इफेक्ट होता है कि यहाँ कोई रहता है। किसी घर में जाओ, मैं किसी घर में जाओ बड़ा मनहूसियत टाइप रहता है, और किसी किसी का घर बड़ा एकदम चमकता दमकता दिखता, लगता है यहाँ बैठूं थोड़ी देर। मैं उस इफेक्ट की बात कर रहा हूं। जिस दिन तेरा जन्म हुआ होगा घर में पूछना, कोई इफेक्ट नहीं आया होगा, ठीक है। जिस दिन खुशी आई होगी इफेक्ट आया होगा, हाँ तो इफेक्ट उस दिन आपका वाला में लगा होगा। ठीक है चलो चलो, वो यूं ही लोग खुशी मनाते हैं लेकिन वो इफेक्ट नहीं आता, सच कह रहा हूं। अरे जलो मत, हम तीनों एक ही जगह, हम सब वही है। हाँ हम लोग सब सेम सेम वाले। हाँ बस बस आ रहा, बस आ रहा, खुश हो गया कम वक्त तो। अब जरा देखो तो यहां से क्या हो गया बच्चे, 2t साइन थीटा इक्वल्स w, 2t साइन थीटा इक्वल्स, मनहूस लोग बोलेगा नहीं, ठीक है, 2t साइन थीटा इक्वल्स w, ये ऐसी बातें हैं ठीक। अब हमको पता है ये लोग घर में जाके आज क्या करने वाली है, घर में आज जाके बोलेगी कि मम्मी पापा को कि तू क्या जाने मेरी वैल्यू, पूछ वहां जाके सर से, सर जानते हैं कि, सुन 2-4 मिनट रुक जा, सुनो बच्चे सुनो। तो यहां से क्वेश्चन में क्या है, इन द फॉलोइंग डायग्राम P1 is movable and पुल्ली P2 is fixed, the value of angle theta will be, करा ये थीटा आप हमको बता दो, तो 2t sin थीटा इक्वल्स w, और हमें देखना है कि क्या क्या, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो ऐसा नहीं था बच्चे, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी था क्या, इसी से रिलेटेड नहीं था, यही है, इससे नीचे है क्या, हाँ हाँ वही फिगर वाला, इससे रिलेटेड है, 3 क्वेश्चन कनेक्टेड है, तीनों चारों सीखते हैं, पांचों उसके बाद छोड़ते हैं, 4 क्वेश्चन एक साथ, ऐसे से मत कर, बैठ अभी। देखो बच्चे, हाँ, उम, उम, हम लोग यहां से क्या सीखे बच्चे, 2t साइन थीटा इक्वल टू w, 2t साइन थीटा इक्वल्स w, और यहां से T1 cos थीटा इक्वल्स T2 cos थीटा, यानी T1 इक्वल्स T2, तो हमें वही दिखा, एक से यही बातें भी।
अब अगर आप कहोगे कि T1 T2 जो भी है, अगर यहां से एक मिनट ध्यान देना, फ्री बॉडी डायग्राम किसको बोलते हैं बच्चे? उसको बोलते हैं जिस पर कि सारे फोर्स आपको दिखाना होता है कि इस बॉडी पर जितने फोर्स लग रहा है उसको आप दिखाओ। फ्रीली एक सेपरेट बॉडी का इमेजिन करो और उस पर सारे फोर्स दिखा दो, ठीक है। अब फॉर हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम बता दिया था, कॉस थीटा काटे थे, बोलना पड़ेगा हाँ हाँ, ठीक है। और यहीं से हमारा T1 T2 सेम आ गया, बोलना पड़ेगा हाँ। एंड T1 इक्वल्स T2 इक्वल्स W, ये कहां से भाई, जल्दी बता। इसके बारे में कुछ आइडिया लगे तो बता, चीटिंग वुटिंग मत करना। इन द फॉलोइंग डायग्राम पुल्ली P1 इज मूवेबल एंड पुल्ली P2 इज फिक्स। अगर कुछ आइडिया लगे तो बताना, तो कहोगे कि सर यहां पर आप आइए सर, इस जगह को तो बता दी, यहां देखिए सर, टी 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 टी, अरे बोलना पड़ेगा एवरीवेयर टी 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 टी, यहां से T इक्वल्स W फ्रॉम दिस फिगर, तो T इक्वल्स W। तो अगर ये सब सेम है, अगर ये सब सेम है तो साइन थीटा हाफ हो गया, साइन थीटा हाफ हो गया, तो थीटा 30 डिग्री आ गया क्या? यस सर, ठीक है, यस सर, बुढ़ा सर, ठीक है। ने बुढ़ा जोशी, जोशी को कोई बुढ़ा कैसे कह सकता है? यहां देखो क्या है, द रिलेशन बिटवीन T1 T2 T3 कर रहा है कि ये सब अलग अलग हम दे देते हैं भाई, अलग अलग दे देते हैं। तो आप क्या अभी बोले थे कि ये सब में रिलेशन निकालना है, तो क्या बोलोगे सर? सेम 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 सेम। कहोगे कि सर सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग, एकदम क्लियर है ना? क्योंकि T1 T2 तो इक्वल होगा ही होगा, T1 T2 तो इक्वल होगा ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है, द रिलेशन बिटवीन W1 एंड W2, इस दोनों के बीच में रिलेशन कह रहा है कि क्या होगा बता। तो आप यहां से लिखोगे 2t cos थीटा इक्वल्स W1, 2t cos थीटा इक्वल्स W1, W1, 2t cos थीटा इक्वल्स W1 एंड T इक्वल्स W2। अब आप बताइए यहां से पूछा क्या जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? रिलेशन बिटवीन W1 एंड W2। तो अगर मैं इस दोनों को डिवाइड कर दूं, थीटा आपको पता है कितना है? 30 डिग्री। थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो किस में टिक लगाओगे जल्दी बताओ तो? अगर थीटा नहीं पता है तो क्या करोगे? केवल टी काटोगे। तो 2 cos थीटा इज W1 by W2। पूछ क्या रहा है बच्चे? पूछ क्या रहा है कि W1 W2 में रिलेशन बता। तो कहोगे W1 इक्वल्स या तो W2 इक्वल्स W1 by 2 cos थीटा, या W1 इक्वल्स टू W2 cos थीटा, W1 इक्वल्स टू W2 cos थीटा। हाँ बोलो ना बच्चे। कुछ किया क्या इस क्वेश्चन में? केवल टी काटा, केवल टी काटा, ठीक है, टी काटा। और इसके बाद उम्मीद है कि कोई इससे रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन, ये अलग है, तो यहां से हम लोग अगले दिन बात करेंगे, आज यहां से नहीं बात करेंगे, ठीक है? आज वेलकम देवता।